और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईडी इंस्पायर इंडिया पे। तो आज की क्लास हम लोग करेंगे भौतिक विज्ञान में सदिश एवं अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दोस्तों, क्लास में प्रवेश करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आप लोग सुनिए जो अपने जीवन में हम लोगों को उतारना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे मंजिल मिले या ना मिले, लक्ष्य मिले या ना मिले, या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव, और दोनों ही अमूल्य है हमारे लिए। एक यूपीएससी के फेमस टीचर हैं, वो कहा करते हैं तो जीवन में हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्य या अनुभव दोनों में से एक की प्राप्ति होगी, और दोनों ही अमूल्य हैं। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और चैनल की रीच और लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के क्लास को। तो आज की हमारी क्लास है भौतिक विज्ञान में सदिश एवं अदिश राशियाँ। दोस्तों, यह क्लास संपूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड होगी। ये थ्योरी क्लास है। तो आप लोगों को यदि ये लग रहा हो कि ये कठिन पैटर्न है या ये थोड़ा टफ है, तो देखिए, आप स्पीडी से पढ़िए या लूसेंट से। अब उनसे क्वेश्चन रेलवे के अंदर नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के आप जब भी साइंस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, अब वो चला गया जिसमें आपको इसकी मात्रा किसकी वो पूछता था। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो दोस्तों, सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? सदिश राशियाँ जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड व मात्रक के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को कौन सी राशियाँ कहते हैं? भौतिक सदिश राशियाँ कहते हैं। क्या राशियाँ कहते हैं? सदिश राशियाँ। यानी कि परिमाण और मात्रक का होना तो आवश्यक है ही, उसके साथ दिशा का भी होना आवश्यक है। तो परिमाण और मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को कौन सी राशियाँ कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश एवं अदिश राशियों को याद करने के लिए एक नायाब सी ट्रिक है। ये ट्रिक है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ट्रिक क्या है दोस्तों? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो दोस्तों, आज से हो गया आवेग। क्या हो गया? आवेग, इम्पल्स। दोस्तों, बलवान से हो गया बल, जिसे हम लोग फोर्स बोलते हैं। बिरजू से हो गया क्या? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। की साइलेंट है। बेगम से हो गया बेग यानी कि वेलोसिटी। तंबू से हो गया त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। संग से हो गया संवेग यानी कि मोमेंटम। खेत से हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल। खेत से क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोस्तों, भागी यानी भा से हो गया भार यानी कि वेट। तो हमारी ट्रिक क्या थी? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो याद, अगर दोस्तों ट्रिक अगर हमें मिल जाए तो हमें कॉन्सेप्ट याद करने में बहुत ही सरलता होती है। दूसरी ट्रिक है दोस्तों हमारी विवेतस्वाभाव यानी विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार। पुनः बोलिए एक बार, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार। तो आप दोनों ट्रिक में से आपको जो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे उसको याद करिए। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो सदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिसमें परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अदिश राशियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियों की जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, वो क्या है? ऐसी भौतिक राशियाँ वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक ही पर्याप्त है, यानी इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो राशि है अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटी। आइए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने अभी सदिश राशियों को जानने के लिए एक ट्रिक को देखा था, वैसे ही अदिश राशियों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक्स को याद कर लीजिएगा, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे सदिश एवं अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में दे दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से सरलतापूर्वक चयन कर पाएंगे कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों ट्रिक है, उसका दाल चावल एमएससी से आता है। ट्रिक क्या है दोस्तों? उसका दाल चावल कहाँ से आता है? एमएससी से आता है। कहाँ से आता है? एमएससी से आता है। तो ऊ से हो गया ऊर्जा। क्या हो गया? ऊर्जा। ऊर्जा और ऊष्मा यानी एनर्जी और हीट। सा से हो गया समय यानी कि टाइम। का से हो गया कार्य यानी कि वर्क। चार और दा से हो गया दाल या दाब यानी कि प्रेशर। ला से हो गया लंबाई या दूरी या लेंथ या डिस्टेंस।
चा से चावल यानी चा से हो गया चाल यानी स्पीड। एमएससी में एम से हो गया मास यानी कि द्रव्यमान। एस से हो गया शक्ति या सामर्थ्य यानी कि पावर। सी से हो गया करंट यानी कि विद्युत धारा। और आता है में आ से हो गया आवेग या आयतन यानी कि चेंज वॉल्यूम। और ता से हो गया ताप यानी कि टेम्परेचर। तो हमारी ट्रिक क्या थी दोस्तों, उसका दाल चावल कहाँ से आता है, एमएससी से आता है। दूसरी ट्रिक है दोस्तों द्रयाता सकौबी। कौन सी ट्रिक है, द्रयाता सकौबी। तो द्रयाता सकौबी को आप कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए द्रव्यमान, आ से आयतन, ता से ताप, सा से समय, का से कार्य, ऊ से ऊर्जा और बी से विभवांतर। तो द्रयाता सकौबी याद कर लीजिए, या उसका दाल चावल एमएससी से आता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस ट्रिक के बाद आपके एक भी क्वेश्चन अदिश और सदिश राशियों से गलत नहीं होंगे। दोस्तों ये रेलवे हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी आरपीएफ है और अन्य भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, सदिश एवं अदिश राशियों से वो अगर साइंस आ रही है तो एक आधे 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कौन कौन सी अदिश राशियां हैं और सदिश राशियां यहाँ भी आप देख लीजिए। तो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं और सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे चाल है, द्रव्यमान है, दूरी है, धारा है, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता है, विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर वेग है, भार है, विस्थापन है, धारा घनत्व है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, इनका अंतर है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 की घातें। 10 की घातें क्या होती हैं। अब 10 की घातें हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि सेंटीमीटर क्या है, बताइए माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 10 की घातों में हम लोग नहीं बता पाते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, या 1-2 हमको याद है, माइक्रोन याद हो, नैनोमीटर याद हो। आइए चलते हैं ऋणात्मक 10 की घातें। एक तो होती हैं ऋणात्मक घातें, एक होती हैं ऋणात्मक घातें यानी नेगेटिव पावर्स, और एक होती हैं धनात्मक घातें। क्या होती हैं, धनात्मक घातें, यानी हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव पावर और इसे बोलते हैं नेगेटिव पावर। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं ऋणात्मक घातें। कौन सी घातें, ऋणात्मक घातें। तो ऋणात्मक घातों को याद करने के लिए भी एक दोस्तों ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है दोस्तों डेसी और सेंटी की मिन्नत पर। ट्रिक क्या है हमारी, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ट्रिक क्या है, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। तो ट्रिक दोस्तों एटम बम जैसे हमारे घरों में कुछ फेंक के मार दिया जाता है तो उसको एटम बम ही समझो। तो डेसी से हो गया जैसे 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, पावर बढ़ाते जाइए, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, फेम्टो पीको 10 की पावर -12, फेक्टो तो 10 की पावर -15, एटो 10 की पावर -18, जेप्टो 10 की पावर -21 और एप्टो कितना होता है 10 की पावर -24। तो ये हो थी ट्रिक हमारी दोस्तों 10 की पावर की जो ऋणात्मक घातें हैं उनको याद करने के लिए कि देसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। आप दोस्तों इसको एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि बार बार इसको देख सकें, या पुनः क्लास को देखकर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थी 10 की ऋणात्मक घातें। अब आइए हम चलते हैं 10 की धनात्मक घातें यानी पॉजिटिव पावर्स की ओर। तो इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों। डेकू और हेकू 2 लड़के हैं। डेकू और हेकू कौन है, एक डेकू नाम का लड़का है और एक हेकू नाम का लड़का है। इनकी मैगी टेस्टी तो है पर इनकी एक्सीलेंट नहीं है। क्या है, डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। पुनः सुनिए, डेकू और हेकू जो 2 लड़के हैं ये मैगी लाए हैं, वो टेस्टी तो है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। तो इससे दोस्तों कौन सी ट्रिक बनी, आइए देखते हैं। तो डेकू यानी कौन सी हो गई, डेका 10 की पावर 1, हेकू या और साइलेंट है, हेकू यानी 10 की पावर 2, इनकी क्या है की यानी किलो 10 की पावर 3, मैगी यानी कि 10 की पावर 6, गीगा यानी 10 की पावर 9। वहाँ 10 की पावर जब माइनस था तो नैनो था, 10 की पावर -6 था ऋणात्मक में तो माइक्रो था। यहाँ 10 की पावर 6 है तो गीगा मेगा है, 10 की पावर 9 है तो गीगा है। टेरा 10 की पावर 12 और वहाँ 10 की माइनस में क्या था, 10 की पावर में -12 में पीको था। क्या था, पीको। और पेटा 10 की पावर 15 और दोस्तों एक्सा यानी 10 की पावर 18, जेटा यानी 10 की पावर 21। क्या है 10 की पावर 21। एटो में क्या है, और 2 आप अपने पास याद रखना है, एक 10 की पावर 21 और एक 10 की पावर 21 और एक 10 की पावर 10 की पावर 24, एक 10 की पावर 21 और एक 10 की पावर 24। तो एटा 10 की पावर 21 है और एटो क्या है 10 की पावर 24 है। आइए दोस्तों अब ये थे हमारी सदिश और अदिश राशियाँ। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने जाना सदिश राशियाँ, उनसे संबंधित सदिश राशियों से संबंधित याद करने के लिए ट्रिक। फिर हमने जाना अदिश राशियाँ, अदिश राशियों को याद करने के लिए ट्रिक। उसके बाद जाना हमने 10 की घातें। 10 की घातों में हमने जाना 10 की ऋणात्मक घातें यानी नेगेटिव पावर्स और 10 की
धनात्मक घाते यानी कि पॉजिटिव पावर्स। अब हम दोस्तों जानेंगे, जैसे एग्जामिनर हमको दे देता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, या एक इस ग्राम में कितने ये ग्राम होते हैं, या 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ये जो बताएंगे पॉइंट, अगर आपने शिद्दत के साथ में देख लिया तो जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस चीज़ को किसी चीज़ से कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बड़े भौतिक ये फिजिक्स पढ़े रहते हैं, लेकिन उनसे पूछ लो इसको इससे कन्वर्ट करिए तो वो याद किए रहते, बता नहीं पाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज आप सीख लीजिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हो, जैसे हमको दिया है कि पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। किसको बदलिए? पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। तो पिकोग्राम को, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रिक देखिए। तो जो इसकी ट्रिक है कि ये जो फार्मूला है, ट्रिक नहीं सॉरी फार्मूला, तो अगर हमको पावर में चेंज करनी है, घातों में परिवर्तन करना है, तो सबसे ऊपर लिखेंगे जिसको बदलना है और नीचे लिखेंगे जिसमें बदलना है। क्या करना है? ऊपर लिखना है जिसको बदलना है, मतलब जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो, और जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं। अब पिकोग्राम को कह रहा है नैनोग्राम में बदलो, तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है बताइए? अभी पढ़ा है 10 की ऋणात्मक घातों में 10 की पावर -12। और सर 1 नैनोग्राम बराबर भैया कितना होता है? 10 की पावर -9। तो किसको बदलना है? पिकोग्राम को बदलना है, तो ऊपर लिख दिया 10 की पावर -12। और किसमें बदलना है? नैनोग्राम में, तो नीचे लिख दिया 10 की पावर -9। तो अगर 10 की पावर -12 है ऊपर, अगर ऊपर 10 की पावर -12, यहाँ सॉल्व करो, इतना तो गणित आती ही होगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और नीचे 10 की पावर -9 है, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब आपको पता है जब बेस सेम हो यानी आधार बराबर हो तो गुणा में क्या होती है? घाते जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? घाते जुड़ जाती हैं। तो 10 में से 12 में से 9 घटाओगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? और साइन उसका लगता है वो बड़ा होता है, चिन्ह किसका लगेगा? तो 12 के सामने 12 बड़ा है, 12 के सामने -3 है, तो कितना आएगा? 10 की पावर -3 नैनोग्राम। तो 1 पिकोग्राम में कितने नैनोग्राम होते? 10 की पावर -3। तो दोस्तों ये था पिकोग्राम को नैनोग्राम में हमने बदल दिया। अब हमको जैसे एग्जामिनर थोड़ा सा होशियारी कर दे, वो तुम आपसे पूछ ले क्वेश्चन, 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलिए। 1 मेगावाट ना दे आपको, वो दे 1000 मेगावाट। तो वही ट्रिक, किसको जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है। तो किसको बदलना है? 1000 मेगावाट को। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? अभी हमने जाना है धनात्मक घातों में, बताइए फिर क्लास को देखा है तो 10 की पावर 6। तो 1000 गुणे 10 की पावर 6। और किसमें बदलना? गीगावाट में। अभी हमने बताया था कि 10 की पावर अगर -9 है तो नैनो है, और अगर प्लस में है तो क्या है? गीगा है। तो किसमें बदलना? 10 की पावर -10 की पावर 9। तो 1000, तो अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर गुणे 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 6 यहाँ है, और बटा नीचे क्या हो गया? 10 की पावर 9। अब ऊपर हल कर लीजिए, देखो ये बेस सेम है तो घाते जुड़ गई, 3 और 6 कितनी हो गई? 9। और यहाँ 10 की पावर 9 यहाँ था, तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट गया, तो बचा कितना बचा? 1 बचा। यानी कि तो जो 1000 मेगावाट में कितने गीगावाट है? तो 1 गीगावाट है। दोस्तों ये था कि किसी, अब आपको कोई भी यूनिट दी जाए आप करके देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखना कितनी सरलता के साथ में हल हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पढ़ाते हैं जिससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में क्या क्या मापा जाता है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है यानी रेडियस मापी जाती है। रेडियस ऑफ एटम और वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी ये दोनों किसमें मापे जाते हैं? तरंग दैर्घ्य में मापी जाती है। दोस्तों और क्या मापा जाता है? अब नेक्स्ट है फर्मी-मीटर। तो 1 फर्मी-मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर। तो फर्मी मीटर में पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसमें मापी जाती है? तो हमारा आंसर होगा फर्मी मीटर में। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 की पावर -15, तो नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? फर्मी मीटर में। और 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 1.013 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल। क्या होता है? 1.013 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल। तो आप लोगों को याद हो गया कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसमें मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब मापन पद्धति यानी कि मेजरमेंट जो सिस्टम है उसने प्रारंभ में जो पद्धतियां प्रचलित थी केवल 2 मापन पद्धति प्रचलित थी। कितनी? 2। अब कितनी प्रचलित हैं आइए देखते हैं। तो एक है दोस्तों एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एफपीएस। दूसरी है दोस्तों सीजीएस पद्धति जो जिसे हम लोग फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, और जो एफपीएस पद्धति वो ब्रिटिश पद्धति थी। नेक्स्ट है दोस्तों एमकेएस पद्धति जिसे हम लोग मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। तो आइए जानते हैं पहली पद्धति यानी कि पहले सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है एफपीएस पद्धति जो सबसे पहली है। एफपीएस पद्धति में मेजरमेंट सिस्टम में दोस्तों हम लोग क्या करते थे, जो फुट होता था उसको लंबाई में मापते थे। किस में मापते थे? लंबाई में। और पाउंड को किस में जो द्रव्यमान होता था, जो लंबाई होती थी उसको फुट में मापते थे, सॉरी, और जो द्रव्यमान होता था उसको पाउंड में मापते थे, और जो समय होता था उसको हम लोग सेकंड में मापते थे। किस में मापते थे?
सेकंड में मापते थे। रेलवे में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ऐसे कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता था, ग्राम में, किलोग्राम में, पाउंड में, सेंटीग्राम में। तो हमारा आंसर फिर अगर आपको पता नहीं तो कैसे बता पाएंगे। अब आई है नेक्स्ट दोस्तों सीजीएस पद्धति। जो सीजीएस पद्धति थी ये एक फ्रेंच पद्धति है। कैसी पद्धति है? फ्रेंच पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ कि जो लंबाई है उसको हम लोगों ने किस में मापा? लंबाई को सेंटीमीटर में मापा। किस में? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को किस में मापा? किलोग्राम में मापा। समय को सेकंड में। लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में। नेक्स्ट पद्धति है हमारी दोस्तों IMKS पद्धति। ये मानक पद्धति है जिसे हम लोग मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। तो इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में, समय यानी टाइम को सेकंड में मापा गया। ये इसका जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति का ही एक विस्तारित रूप है। तो अब दोस्तों मीट्रिक पद्धति का निर्माण किससे हुआ है? तो सीजीएस से हुआ है। किससे? सीजीएस से हुआ है। मीट्रिक पद्धति को संशोधित करके 1960 में विस्तृत किया गया और अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति यानी SI पद्धति को 1967 में अप्लाई कर दिया गया। याद करिए एक बात और, याद ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा जाता है SI पद्धति कब से अस्तित्व में आई, तो हमारा आंसर होगा SI पद्धति 1967 में अस्तित्व में आई। मापन की कितनी पद्धतियाँ मूल रूप से थी? तो 2 थी। सबसे पहली कौन सी थी? FPS। दूसरी कौन सी आई? CGS। और तीसरी कौन सी आई? MKS। ठीक है। FPS में एक फुट में ये लंबाई को किस में मापा जाता था, द्रव्यमान को किस में मापा जाता था और समय को किस में मापा जाता था। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और दोस्तों याद कर लीजिए क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। दोस्तों आप ये क्लास हो चुकी है अपनी, अगर आपने अभी इन क्लासेस को नहीं देखा है, पार्ट 1 भी इसका हो चुका है मापन का, ये वाद्य यंत्र और उनके वादक का, और पार्ट 2 भी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पूरा विस्तृत रूप से समझ लिया है वादन के बारे में। आप लोग वाद्य यंत्र और उससे संबंधित वादक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप एक बार पुनः उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। ये फर्स्ट पार्ट था और ये दोस्तों आज की क्लास है। आप लोगों ने इतना प्यार जो दिया इस क्लासेस को, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका चाहे RPF का एग्ज़ाम हो, चाहे RPF कांस्टेबल में हो या RPF SI का हो, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, RRB JEE हो, इन सभी में अगर क्वेश्चन साइंस से बाहर चले गए तो आप जो कहिएगा हम तैयार हैं। दोस्तों ये बहुत ही शिद्दत के साथ नोट्स बनाए गए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकते हैं। आप इसके अगर आप इसको ट्रायल करना चाहते हैं तो आप कोई भी टॉपिक जैसे हमने सदिश पढ़ाया है, सदिश को पढ़िए, उसके बाद जाके और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके सभी क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास सदुपयोगी है, अगर नहीं बन जा रहे हैं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो एक बार तहे दिल से आपको धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लेते हैं अलविदा।